हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए बढ़े आगे। तो लास्ट पार्ट में हमने सारे कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आई होप एक बार आपने खुद भी सेल्फ रीड कर लिया होगा। 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं और ये तीनों के तीनों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। मतलब दोनों जगह आपको ख्याल में रखना है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ही हैं ये। तो पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है, जो कहता है कि लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट टाइम फ्रेम है बिजनेस का, और हमारा न बिजनेस को बंद करने का इरादा है न बिजनेस को घटाने का इरादा है। हमको गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेना है जब भी हमको लाइफ के बारे में अज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है, जो कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूव, ठीक है। वो अक्रूव होते हैं, वो कैश के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, वो तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वो ड्यू हो जाएंगे। तो फिर हमने पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंस कब ड्यू होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स लेना देना, जो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए थे। तो बेनिफिट्स के हिसाब से बेसिकली अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि आप अकाउंटिंग करो, न कि कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो के हिसाब से आप मत करो, ठीक है। थर्ड वॉज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ठीक है, कि अकाउंटिंग में बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट्स होती है, क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है, समझ रहे हो। कोई एक रास्ता सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, अलग अलग नेचर के बिजनेस होते हैं। तो आप सबको एक ही ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते। अकाउंटिंग उसी तरीके से आप करो, उसी तरह कोई आइटम को ट्रीट करो, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। तो हर जगह अकाउंटिंग में आप देखोगे ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एक्सेप्टेबल है। आए ख्याल में। तो आप जो भी एक ट्रीटमेंट आप चूज करते हो किसी एक साल में, बस उस ट्रीटमेंट को, उस पॉलिसी को आप कंसिस्टेंटली हर साल अप्लाई करो। ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंटली, ये सिंपल कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। फिर आप आगे बढ़ो, 3 ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, चौथा था आपका, कोई भी सीक्वेंस में आप ले सकते हो, ठीक है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस में आपको मिक्स नहीं करने हैं, दोनों के ट्रांजैक्शंस को अलग रखना है। और बिजनेस की जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो सिर्फ बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करने हैं, उसमें पर्सनल ओनर का ट्रांजैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, कि आपको इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने परचेज सेल, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न है, हम बिजनेस तो करते ही रहते हैं। लेकिन एक और कंसेप्ट होता है पीरियोडिसिटी, जो कहता है कि एक फाइनाइट, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको रुक रुक के प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना चाहिए, लेन देन देखना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं। समझ रहे हो, बिजनेस आपके लिए काम का है कि नहीं, मीनिंगफुल है कि नहीं, आप ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं। एक ऐसा इंटरवल होना चाहिए जिसमें आप ये एवेल्युएशन करो। और अब क्योंकि आप एवेल्युएशन करने के लिए बीच बीच में प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, तो आपको एलिमेंट्स को मैच करना पड़ेगा, बिकॉज हम वैसे तो गोइंग कंसर्न है, तो हम जो भी बिजनेस करते हैं वो गोइंग कंसर्न के ही हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए आपको मैच करना पड़ेगा, और वो कहता है मैचिंग कंसेप्ट, कि इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना है। वही एक्सपेंसेस आने चाहिए जो करंट ईयर की इनकम को कमाने के लिए लगा था। जो खर्चा करंट ईयर की इनकम को कमाने के लिए नहीं लगा है, जिसकी कमाई फ्यूचर में आने वाली है, तो वो खर्चे आपको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए, वो करंट ईयर में एज ए एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। फिर आते हैं आगे मटेरियलिटी कंसेप्ट, कि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, उनको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, उसको आप किसी और के साथ मर्ज नहीं कर सकते हो। तो वो सिंपल कहता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। क्लियर है यहां तक। फिर हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है, कि अगर लॉस होने वाले हैं तो उसको आप इग्नोर मत करो, उसको आप अभी से उसके लिए प्रॉफिट, जो आज के आपके प्रॉफिट्स है, आज के प्रॉफिट्स आप उस फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस के लिए अभी से आप सेट असाइड करते रहो। आज के प्रॉफिट्स आप खर्च मत कर दो, आज के प्रॉफिट्स आप बचा के रखो उन प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस के लिए। तो ये सिंपल कंसेप्ट कहता है कंजर्वेटिज्म। और इसी का एक जो
कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट, जो गेन पे अप्लाई होता है कि अगर फ्यूचर में प्रोबेबल गेन है तो उसको आप अभी से गेन मत मानो, उसके लिए कोई प्रोविजन मत करो या वो प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा मान के आज आप कुछ मत करो। मतलब वो कहता है सिंपल कि प्रोबेबल फ्यूचर गेन है तो आज आप कुछ भी मत करो, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर करो। कब तक? जब तक वो एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए। गेन अगर रियलाइज हो गई है तो फिर काय को इग्नोर करेंगे, फिर तो वो एक्चुअल गेन है ना, फिर वो प्रोबेबल गेन थोड़ी है, वो तो एक्चुअल गेन है। एक्चुअल गेन को तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना। तो जब वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गेन रियलाइज हो जाएगी, उसके बाद आप नॉर्मल उसको जैसे अकाउंटिंग करते हैं वैसे अकाउंटिंग में गेन मान के आप जो भी करना है कर लो, तब तक आप बस उसको इग्नोर करो, ऐसा कहता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई थिंक कितने हो गए? एक कोई तो और बचा है। ठीक है, तो एक दो जो मैंने एक्स्ट्रा बताए थे वो ठीक है, जो आपके बुक में थे आई थिंक वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, अक्रूवल, मैचिंग, मटेरियलिटी। ठीक है, 7 कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से रिकॉल हो गए, मेरे साथ साथ आपने भी अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फटाफट थोड़ा मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप साइंस वाले धीरे धीरे अपने आप को कंफर्ट करते जा रहे हैं, चीजों को साथ साथ में मेरे साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हैं ताकि आपको आप कवर अप कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दी हैं, ठीक है, बट मैंने रखी हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब मैंने कुछ डिटेलिंग दी है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रांजैक्शंस की हमने बहुत लंबी लिस्ट देखी है। ठीक है, ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, फिर बैंक अकाउंट खोलता है, बैंक में पैसा जमा करता है, फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं बिल्डिंग मशीनरी प्लांट ये सब खरीदता है, स्टॉक परचेज करता है, स्टॉक को बेचता है। ठीक है, फिर इस दौरान बिजनेस करते करते आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हो, बहुत सारे एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो, बहुत सारे सर्विसेज आप लेते हो, बरोबर। तो ये सारे होते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वैसे होता क्या है भाई, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप खुद होके कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ अल्टीमेटली मेकिंग अ प्रॉफिट, समझ रहे हो, तो वो सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन में क्वालिफाई होते हैं। अब एक और वर्ड आप सुनोगे, इवेंट। ठीक है, इवेंट एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। इवेंट हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस, मतलब इवेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड होता है। स्कोप समझा रहा हूं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हो सकता, ट्रांजैक्शन वही है जो बिजनेस के लिए किया गया है, उसमें बिजनेस कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इवेंट्स इन जनरल, इवेंट मतलब कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है मतलब क्या, कि कैश आ रही है, कैश जा रही है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, आप बेनिफिट ले रहे हो, आप बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, आप टैक्सेस भर रहे हो, आप सर्विसेज ले रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, सब इवेंट्स हैं। आग लग गई, इवेंट है, चोरी हो गई, इवेंट है, आप कुछ काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कुछ बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, लेबर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, इवेंट है, सारी चीजें इवेंट्स हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, इवेंट है, आप देख रहे हो, इवेंट है। तो इवेंट बहुत ब्रॉड वर्ड है, तो जो भी अगर ट्रांजैक्शन है तो वो तो इवेंट भी है, समझ रहे हो। एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट ऑल्सो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ हो ही नहीं रहा तो ट्रांजैक्शन होगा कैसे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कुछ तो हुआ है ना, सर्विस मिली है, सर्विस दी है, पैसे मिले हैं, पैसे दिए हैं, गुड्स मिले हैं, गुड्स दिए हैं, कुछ तो किया होगा, तभी तो ट्रांजैक्शन हुआ है ना। तो ट्रांजैक्शन है मतलब वो इवेंट तो होगा ही होगा, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट ऑल्सो। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं होते, समझ रहे हो। तो ये हम अब धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जिसको मैं प्योर इवेंट कहूंगा, जो सिर्फ इवेंट है, जो हमने खुद होके किए ही नहीं थे, खुद ही हो रहे हैं, बट स्टिल आप उसको रिकॉर्ड करते हो क्योंकि वो आपको अफेक्ट करते हैं। सिंपल एग्जांपल है लॉस बाय फायर। आपके गोडाउन में आग लग गई, क्या ये ट्रांजैक्शन है? सोच के बताओ, सोच के बताओ, गोडाउन में आग लग गई, क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल नहीं सर। क्या ये हमने की थी? क्या हमने आग लगवाई थी? नहीं भाई पागल थोड़ी हूं मैं, क्यों आग लगाऊंगा? ट्रांजैक्शन करने के लिए आग लगाऊंगा कि मैं? नहीं, वो तो इवेंट था ना, किसी एक रीजन के वजह से वो नेचुरली आग लग गई।
तो वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, उसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, वो खुद ही आग लगी है या लगाई गई है, जो भी है, उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था। समझ रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है, बट वो इवेंट है। अब वो इवेंट है और हमको इंपैक्ट कर रहा है फाइनेंशियली। आग हमारे गोडाउन में लगी है, अगर यही आग हमारे बाजू वाले के गोडाउन में लगी होती तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमको फाइनेंशियली अफेक्ट कर ही नहीं रहा। तो इवेंट्स में रूल क्या होता है कि जो इवेंट्स आपको फाइनेंशियली अफेक्ट करते हैं, आप उन्हीं को रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजैक्शन तो बाय डिफॉल्ट आप ही करते हो, तो आपको अफेक्ट करेंगे ही ना फाइनेंशियली, उसमें क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप वो खुद करते हो और वो फाइनेंशियली ही होता है। पर इवेंट्स क्योंकि बहुत ब्रॉड चीज है, वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों कैरेक्टर का हो सकता है। तो आप सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपको अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियली। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे बाजू वाले के गोडाउन में आग लग गई तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ा। पर अगर मेरे खुद के गोडाउन में आग लग गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इंश्योरेंस है नहीं है वो सब बात की बात है, मेरा तो नुकसान हो गया, टाइम का नुकसान हो गया, सब रिसोर्सेज का नुकसान हो गया। फिर से वो ऐसा हर चीज को फिर से बिल्डअप करने में टाइम तो लगेगा, बिजनेस तो अफेक्ट हो गया ना। तो उसको आपको लॉस बाय फायर रिकॉर्ड करना होता है, लॉस बाय थेफ्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। चोरी हुई है, वो भी एक इवेंट है, क्या आपने करवाई थी? नहीं, ट्रांजैक्शन थोड़ी है, इवेंट है। तो ऐसे हम बहुत लंबी लिस्ट पढ़ेंगे जो प्योर इवेंट्स है, अपने आप हो रहे हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स है, लेकिन हमको फाइनेंशियली अफेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, धीरे धीरे, अभी बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट मैं पढ़ता हूं, इसका कुछ खास काम नहीं है, इसे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आ सकता। तो ट्रांजैक्शन क्या है भाई? इन द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग स्टूडेंट्स कैन नोटिस दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस, ये हमारा बेस है। ट्रांजैक्शन क्या है भाई? ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन एक इवेंट ही होता है, ठीक है, विच इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर। जो आप किसी और पर्सन के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसको माल बेच रहे हो, उससे माल खरीद रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, उसको पैसे ले रहे हो, उससे उसको बेनिफिट्स दे रहे हो या उससे बेनिफिट्स ले रहे हो, तो ट्रांजैक्शन किसी और पर्सन के साथ ही हो सकता है। या आप लॉ में भी पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पर्सन लगते हैं, आप अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप ट्रांजैक्शन अपने आप के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए कोई एक और पर्सन, एक्सटर्नल पर्सन आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो लॉ से भी आप बाद में कनेक्ट करोगे, पढ़ोगे। तो विच इज जनरली एक्सटर्नल इन नेचर एंड कैन बी डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो मॉनेटरी में ही होता है, कोई ट्रांजैक्शन है पर अगर वो मॉनेटरी नहीं है तो आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इन एन अकाउंटिंग पीरियड एवरी बिजनेस हैज अ ह्यूज number of transactions which are analyzed in the financial terms and then recorded individually, followed by classification summarization process to know the impact on the financial statement. Transaction is a two-way process in which value is transferred from one party to another. In it, either a party receives a value in terms of goods etc and passes the value in terms of money or vice versa. तो आप कुछ ना कुछ ले दे रहे हो, कोई ना कोई वैल्यू या तो दे रहे हो या तो वैल्यू ले रहे हो, और उसका फॉर्म अलग अलग होगा। बेनिफिट्स हो सकता है, गुड्स हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, कैश हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, therefore one can easily make out that in a transaction a party receives as well as passes the value to another party. For recording transaction it is very important that they are supported by a substantial document. ठीक है, डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है जिससे पता चले कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कब हुआ है, किसके साथ हुआ है। जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर होनी चाहिए, लाइक परचेसिंग इनवॉइसेस, बिल्स, पे स्लिप्स, कैश मेमोज, पासबुक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे, एक एक करके सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे। कैश बुक पढ़ाते वक्त मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, इनवॉइसेस, बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है, पासबुक उसको ही कहते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग फेज पे आते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके होते हैं, दो अप्रोचेस होते हैं, एक है अमेरिकन अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक है अमेरिकन अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, हम फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि एक्चुअली है ब्रिटिश अप्रोच। ऑब्वियस रीजन है, ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिश के तौर तरीके ज्यादा चलते हैं, ज्यादा एक्सेप्टेबल ओवर द इयर्स माने गए हैं और वही हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए मैं सब ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो अमेरिकन अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच उसको कहते हैं।
उसमें एलिमेंट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। जो मैंने आपको बताया ना, एलिमेंट्स क्या थे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो ओनर से रिलेटेड है, इन्होंने कैटेगरीज बनाई है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो ओनर से रिलेटेड है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड अदर देन ओनर, जो बाहर के लोग हैं उनसे रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो यही तो एलिमेंट्स थे, याद आ रहा है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। तो ये वही है, 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट वाइज आप डेबिट क्रेडिट डिसाइड करते हो, तो वो अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच, विच इज ऑल्सो अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। तो ये इंडिया में यूज नहीं होती, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा, और आपके बुक में दी भी नहीं है, तो और आसान हो गया मेरे लिए। बट ऐसा कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। और फिर है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हम फॉलो करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हम अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जब आप 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हो सारे के सारे अकाउंट्स को, और ये तीनों टाइप के अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब किए हुए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं, विच इज द ब्रिटिश अप्रोच, ठीक है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, वन शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट एंड देयर रूल्स, ठीक है। रूल्स मतलब गोल्डन रूल्स, उसी को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। डेबिट क्रेडिट में आपको बता चुका हूं, 2 एस्पेक्ट होते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, वो भी हम पढ़ेंगे। हम एक्चुअली क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री का मतलब है कि हर एंट्री में डबल इफेक्ट होते हैं, हर एंट्री 2 बार पास नहीं होती है। प्लेन इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या है, डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डबल एंट्री का मतलब है कि इन एवरी एंट्री देयर विल बी डबल इफेक्ट, देयर विल बी 2 इफेक्ट्स, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट, क्लियर है। तो ऐसा है डेबिट क्रेडिट, ऐसे 2 नाम है, प्लस माइनस टाइप, ठीक है। और उसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन से अकाउंट को कब डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को कब क्रेडिट करते हैं, टाइप वाइज इसके पूरे रूल्स दिए हुए, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ओनली। फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। 3 ग्रुप्स मतलब ये थोड़ा अलग कैटेगरी दी हुई है, बट एक्चुअली नाम क्या है इसके, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। अब इनका लॉजिक दिया हुआ है वो, कि रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का मतलब क्या है, जो आपके एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो भी एसेट आप बाय करते हो, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी कौन से होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, इंसान छोड़ के, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं, जो आपने खरीदी हुई है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ठीक है, प्रिंटर, सारी चीजें, एसी, ये सब आते हैं आपके रियल अकाउंट, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आपके एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इनको हम रियल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। फिर जो भी इंसान है, पर्सनल ट्रांजैक्शन, इंसान से रिलेटेड जो है वो सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट माने जाएंगे। और फिर है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, ठीक है, इन सबको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन, ठीक है। आपको मैंने बताया था एक्सपेंस क्या है, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है और फिर आप उसके पैसे दे रहे हो तो एक्सपेंस है, पर आपको मिला कुछ भी नहीं और आपका आउटफ्लो हो रहा है, गुड्स का, रिसोर्सेज का, पैसों का, कुछ ना कुछ अगर आउटफ्लो हो रहा है, बदले में कुछ मिला ही नहीं, देन इट इज अ लॉस, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी कैटेगराइज फॉर गेन एंड इनकम। इनकम क्या है, जिसमें आपने बेनिफिट दिया, आपने कुछ दिया, उसके बाद आपको उसका पैसा मिल रहा है, तो वो इनकम है, क्योंकि आपने कमाया उसको, आपने कुछ किया, सर्विसेज दी, बेनिफिट्स दिए, गुड्स दिए, कुछ तो दिया, और उसके बाद आपको पैसे मिले, तो वो आपकी इनकम है। और अगर बिना कुछ किए, बिना कोई बेनिफिट्स दिए आपको सीधे सीधे कुछ इनफ्लो आ रहा है, तो वो होता है गेन, वो होता है गेन, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये आपका बेसिक्स हो गया। चलो भैया बढ़े आगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। ध्यान दो, एक एक स्टार्ट करते हैं, फिर चार्ट में बाद में आपको रिवाइज करा दूंगा। बोलो, सबसे पहला है पर्सनल। पर्सनल बेसिकली क्या है, जो भी इंसान है, जो भी इंसान है, इंसान में कौन कौन आएगा, एक आएगा नेचुरल पर्सन, आप और मैं, अमित, सुरेश, रमेश,
ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल पर्सन है, लिविंग बींग्स हैं। तो लिविंग बींग्स तो पर्सन होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली कैटेगरी होती है लिविंग पर्सन्स, ठीक है। As the name suggests, these are the accounts related to persons. These persons could be natural persons like सुरेश, अनिल, रानी, अमित, जो भी है, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल पर्सन्स हैं, बाय डिफॉल्ट आपके पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आ जाएंगे। अब कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो ऑन पेपर क्रिएट किए जाते हैं, आप ही क्रिएट करोगे, कंपनी सेक्रेटरी ही इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑन पेपर। जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके बनते हैं, एग्रीमेंट्स बनते हैं, ये सब आप ही बनाते हो, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं जो ऑन पेपर बनाए गए हैं, क्लीनेस्ट एग्जाम्पल है कंपनी। कंपनी क्या है भाई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। याद आ रहा है, बचपन CSCT में पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब वो एक सेपरेट पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये वो है। तो जो भी ये क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एंटिटीज हैं, ये भी पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज की जाएंगी, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हम इसको कहेंगे। द पर्सन्स कुड बी ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन्स लाइक कंपनीज, और भी आप आगे लॉ में पढ़ोगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या इनकम टैक्स में पढ़ोगे, पार्टनरशिप्स, इसमें आप LLP पढ़ोगे, ठीक है। LLP भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी हैव जो सारे कंपनीज के नाम है, ठीक है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट, अली एंड सन्स ट्रेडिंग, ABC बैंक, ठीक है, सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। सारे बैंक आपके जो होते हैं मोस्टली वो कंपनी फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, कंपनीज होती हैं वो, तो वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, जो धीरे धीरे ही जाएगा, जैसे से आप आगे बढ़ोगे, जैसे से आप ज़्यादा अकाउंटिंग करोगे, ज़्यादा जर्नल एंट्रीज पास करोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बट स्टार्टिंग में आपको ये बॉदर करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये हमारा जो पुराना एक तौर तरीका है ना, ये उसके वजह से बना हुआ है, मतलब ये एक्चुअल है ही नहीं, समझ रहे हो। ये क्या बोलते हो कि ये जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तभी आपको रियलाइज होता है कि ये चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, ये टेम्पररी चीज़ें होती हैं। जैसे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ में एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी बार क्या होता है ना, हम किसी को पैसे देते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो हमको ना उस इंसान के नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं कि उसको हम बाय नेचर रिकॉर्ड करें, बाय नेचर, नाम से हमको नेचर पता चलना चाहिए। जैसे अमित अकाउंट है, अमित अकाउंट से आपको क्या पता चलेगा, अमित एम्प्लॉय भी हो सकता है, अमित ओनर भी हो सकता है, अमित से हो सकता है आपने लोन लिया हो, अमित को हो सकता है आपने लोन दिया हो। सिर्फ अमित अकाउंट तो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता जब तक आप पूरी उसकी जर्नल एंट्री जाके चेक ना करो, उसका नैरेशन ना पढ़ो, सब जो हम पढ़ेंगे आगे, तो तब जाके पता चलेगा। ऐसे तो भाई समझ रहे, ऐसे काम ही नहीं होते ना। तो काफी बार क्या होता है, नाम न लिखते हुए हम उसका जो नेचर है, जो ट्रांजैक्शन उसके साथ हमने किया है, उसका नाम लिख देते हैं, समझ रहे हो। तो बस वो नाम जो आप टेम्पररी नाम देते हो, जो कैटेगरी या ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक नाम बनाते हो, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल देता हूं, अब इसमें एग्जाम्पल आता है कि चलो एम्प्लॉय का आप नाम न लिखो, पर एम्प्लॉय के साथ आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सैलरी, सैलरी है ना, समझ रहे हो। तो सैलरी देना बाकी है, ये एम्प्लॉय है, तो उसको एक नाम दिया जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देना बाकी है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी किसको देना बाकी होगा भाई, एम्प्लॉय को ही देना होगा ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड है, दिस रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉयज जिनको आपको सैलरी पे करना बाकी है। तो इससे देखो मतलब निकलता है, अगर आप लाइबिलिटीज में अमित अकाउंट देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पर अगर लाइबिलिटीज में आप देखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सैलरी का इतना एम्प्लॉयज को इतना पैसा देना है। आपको नाम से क्या लेना देना, समझ रहे हो, नाम का आप करोगे क्या, नाम में क्या रखा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से नाम देना चालू कर देते हैं, पर अल्टीमेटली उसके पीछे इंसान ही होता है। किसको आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पे करना है, इंसान को ही करोगे ना भाई, इंसान को ही पैसे दोगे, समझ रहे हो। तो ये सारे नाम होते हैं
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये देखो नेचुरल पर्सन नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई इंसान का नाम है? बिल्कुल नहीं। क्या है कोई कंपनी का नाम है? बिल्कुल नहीं। तो ऊपर के दो में तो आया ही नहीं ना, समझ रहे हो? ये नाम रिप्रेजेंटेटिव नाम है, भले अल्टीमेटली नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करता होगा या अल्टीमेटली वो आर्टिफिशियल पर्सन को ही रिप्रेजेंट करता होगा, बट ये रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये सिर्फ समझने के लिए नाम है, नेचुरल पर्सन, ये पर्सन, वो पर्सन, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। आप तीनों में कुछ कहीं भी कर दो, आप अल्टीमेटली क्या कहोगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। टाइप तो एक ही है, पर्सनल। ये सिर्फ उसकी सब कैटेगरीज है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये कोई ऐसा टाइप नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे इसके, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, फिर इसी का उल्टा भी होता है कि अगर आप एडवांस में पैसा दे रहे हो, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, समझ रहे हो? ये सारे ऐसे कैटेगरीज बनाए जाते हैं, ऐसे नाम दिए जाते हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट को होता है, क्योंकि जो भी लेन देन आपको करना है, जो भी पैसा देना बाकी है, जो भी पैसा आपने एडवांस में दिया है, वो कोई ना कोई इंसान को ही दिया है। समझ रहे हो? कोई ना कोई इंसान को ही दिया है, वो लेन देन इंसान से ही हो रहा है, इसीलिए उसको पर्सनल अकाउंट में कैटेगराइज किया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो दिया है ऑल दो द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू दीज, रिलेटेड टू दीज, ठीक है, इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिलेटेड टू दीज, ठीक है, इज नोन। आपको पता है कि किसको लेना देना है, या जो भी इंसान है आपको पता होता है। द कन्वेंशन, समझ रहे हो जो मैंने बताया ना, ये एक तौर तरीका है पिछले जमाने में, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी नहीं मिलती थी। समझ रहे हो? आपको किसी को पैसा देना है, अकाउंटेंट को उसका नाम नहीं पता होता है, जो मैंने आपको बताया ना, सब देखो कनेक्टेड है, कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर चुका हूं सालों तक, 5-6 साल मैंने अकाउंटिंग की है, सीए होके आई हैव डन अकाउंटिंग। बिलीव मी, आप सोचोगे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, मैं सीए होके जब मैं आया था, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ क्यों मुझे ये सब पता है। कि मैं जब नया आया था, सीए बना था और मैं जॉब करके वापस आया था, तो लिटरली मैंने अकाउंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था। आई यूज टू डू अकाउंटिंग ऑफ फैक्ट्रीज, कंपनीज, या छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं उनकी मैं अकाउंटिंग करता था। लिटरली मैं काउंटर पे बैठ के अकाउंटिंग करता था, मतलब एज इफ कि मैं सीए हुई नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल अकाउंटेंट जैसे आता है और काउंटर पे वो कंप्यूटर रखा रहता है, उसमें आप अकाउंटिंग करते हो। लिटरली फॉर मंथ्स आई हैव डन दैट। सीए हूं मैं, ये भूल चुका था मैं, ये भूल के ही आप ये सब काम कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये है कि नहीं यार मैं सीए हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता, फर्स्ट रिएक्शन यही था मेरा कि यार मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूं, मैं इतना ये हूं वो हूं, मैं इतना पैकेज था मेरा, और मैं किसी दुकान में काउंटर पे जाके अकाउंटिंग करूंगा, अब यही सब रह गया था। बट मैंने किया है, बिकॉज स्टार्ट यहीं से होता है। इवन इन कोचिंग आई स्टार्टेड विथ ओनली वन स्टूडेंट, बिलीव मी, सिर्फ एक स्टूडेंट, मैंने 5-5, 6-6 महीने सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाया है, और वो बच्ची सीएस बन चुकी है। समझ रहे हो? तो मैं बता नहीं सकता आपको, शुरुआत वहीं से होती है। तो तब ये मैंने महसूस किया कि यार मैं सपोज मैं फ्रॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अब मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मुझे क्या पता उनके वेंडर्स के क्या नाम है, उनके एम्प्लॉयज़ के क्या नाम है, मुझे क्या पता। उसके अगर 100 एम्प्लॉय हैं तो क्या आपको 100 एम्प्लॉय के नाम पता रहते हैं क्या? कोई लैंडलॉर्ड है, भाड़े पे आपने, रेंट पे आपने फैक्ट्री ली है, अब उसका नाम तो एग्रीमेंट में लिखा होता है। समझ रहे हो? तो काफी बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट है वो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है ना, उसको क्या पता, तो वो नाम इग्नोर करता है, वो कैटेगरी का नाम देना चालू कर देता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इतने लोगों को इतनी सैलरी देनी है, उसको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नाम पता भी हो तो क्या 100 एम्प्लॉय के लिए आप 100 अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते बैठोगे क्या? वो भी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कन्वीनियंस के चलते अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अकाउंटेंट्स ये सारे नाम देना चालू करते। क्योंकि अगर आप नॉर्मली सोचो कि भाई ओनर को नाम क्यों नहीं पता होंगे भाई, काफी लोग यही सोचते हैं कि यार ओनर है, उसको तो पता है ना सैलरी किसको देनी है, उसको तो पता है रेंट किसको देना है, तो वो ये सारे नाम क्यों दे रहा है? अरे वो खुद अकाउंटिंग नहीं करता, ओनर अकाउंटिंग नहीं करता भाई। मैं खुद कोचिंग में हूं, अब क्या मेरी अकाउंटिंग मैं खुद करूंगा? सोच के देखो, भले मैं सीए हूं,
मेरी अकाउंटिंग मैं खुद नहीं करता, क्योंकि मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजी हूँ भाई, मैं इतने सारे काम है, अकाउंटिंग मैं नहीं करता, वो मैं किसी और से ही करवाता हूँ। समझ रहे हो? तो क्योंकि ये दो अलग अलग लोग होते हैं, ये प्रॉब्लम, ये कैटेगरी बन जाती है अपने आप। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, तौर तरीके चलते आ रहे हैं, ये कहीं लिखा नहीं है। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस की वजह से कन्वेंशन डेवलप हुआ है। ठीक है, द कन्वेंशन इज टू रिफ्लेक्ट देम एज collective accounts. That is, for example, when salary is payable to employees, we know how much is payable to each of them, but collectively the account is called as salary payable account. ठीक है, अब ये लॉ नहीं है, नाम आप अपनी मर्जी से देते हो। सैलरी पेबल का भी वही मतलब निकलता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी वही मतलब निकलता है। तो आप नाम याद मत करना, सर आपने तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला, ये तो सैलरी पेबल लिखा है। अरे अकाउंटिंग है भाई, वेलकम टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंट अपने हिसाब से नाम दे देगा, बस आपको क्या सोचना है कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे इंसान ही है। सैलरी पेबल है तो किसको पेबल है? इंसान को। आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब पैसा देना बाकी है, सैलरी का पैसा देना बाकी है, तो किसको देना बाकी है? इंसान को। तो आपको मतलब निकालना है, और उसके पीछे अगर कोई इंसान निकलता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल माना जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले। यहां तक क्लियर है? लेट्स प्रोसीड। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। तो इसमें तीन सब कैटेगरीज है। नेचुरल पर्सन, नाम मैंने बता दिए। आर्टिफिशियल पर्सन, नाम मैंने बता दिए। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें मैंने आपको नाम बता दिए। तो ये होता है पूरा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकंड इज रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब आपको पहले क्या ख्याल में रखना है कि ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो आपने खरीदे हुए, इसीलिए वो आपके एसेट्स हैं। ठीक है, सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते। आई रिपीट, ये लिख लो साइंस वाले खासकर, ऑल एसेट्स आर नॉट रियल अकाउंट, बट ऑल रियल अकाउंट आर एसेट्स। ठीक है, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर है? लिख लो, लेकिन लिख लो, लिख लो। क्लियर है? लिख लो, ये मजेदार लाइन है। बढ़िया आगे, चलो। क्लियर है? तो मैंने आपको इसके बहुत सारे नाम बता दिए। दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पोजेशंस जो आपने खरीदे हुए हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस और अदरवाइज दे आर फर्दर कैटेगराइज इनटू टैंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, जो भी चीजें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सारे होते हैं टैंजिबल, और जिसको आप देख ही नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल में क्या क्या है भाई? जिनको फिजिकल एक्सिस्टेंस है एंड कैन बी सीन एंड टच्ड, और मशीन, स्टॉक, कैश। ठीक है, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश, व्हीकल। ठीक है, बहुत सारे आप और भी नाम लिख सकते हो अगर आप साइंस वाले हो तो। ठीक है, इक्विपमेंट, कंप्यूटर या लैपटॉप। ठीक है, व्हीकल हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो, सारे आपके टेंजिबल रियल अकाउंट है। क्लियर है? फिर आते हैं इनटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट पोजेशंस और प्रॉपर्टीज दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में मेजरेबल है, सिर्फ देख और टच नहीं कर सकते, एंड हैव वैल्यू अटैच टू देम, मतलब वो एक्चुअल एसेट्स हैं। ठीक है, बस दिखते नहीं है पर उनकी वैल्यू है। जैसे कि गुडविल अकाउंट आप पढ़ोगे, पार्टनरशिप में आएगा, इवन कंपनी अकाउंट्स में भी आएगा, एक पढ़ेंगे हम गुडविल। गुडविल का बेसिकली मतलब है कि जब भी कोई चीज आप खरीद रहे हो या कोई बिजनेस आप खरीद रहे हो, तो काफी बार क्या होता है ना, जो उसकी बुक्स में वैल्यू होती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुझे रिलायंस कंपनी को खरीदना है। ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सीधे रिलायंस कंपनी को खरीदना चाहता हूं। रिलायंस का बुक में उनका जो वैल्यू है वो है सपोज 5 लाख करोड़। ठीक है, नंबर्स बड़े हैं, कंपनी बड़ी है, 5 लाख करोड़ का उसमें बुक्स में उनका वैल्यू है। अब जब मैं उनको खरीदने जाऊंगा, क्या वो 5 लाख करोड़ में अपनी कंपनी बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। समझ रहे हो? वो तो बुक्स में है कि भाई 5 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं बिजनेस में,
पर जब वो बेचेंगे इसको तो क्या 5 लाख करोड़ में बेचेंगे? बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने एक ब्रांड बनाया हुआ है, जो उन्होंने एक नाम क्रिएट किया हुआ है, वो ये 5 लाख करोड़ से भी बड़ा है। आज आप अगर रिलायंस खड़ा करने गए, 5 लाख करोड़ में आप नहीं बना पाओगे। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, ये जो ब्रांड होता है ना, जो नाम बनाया हुआ है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, ओवर एंड अबव योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से भी ऊपर की वो वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में दिखती नहीं है, क्योंकि आपने उसको खर्च नहीं किया है, आपने उसको कमाया है। आई रिपीट, आपने खर्च नहीं किया है। अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड होता है? जो आपने खर्च किया है। नाम बनाने के लिए कोई खर्चा होता है अलग से? नहीं, उसमें खून पसीना लग जाता है, तो उसमें पैसा नहीं लगता, पर उसकी एक वैल्यू होती है जो आप जब बेचोगे बिजनेस को तब आपको मिलती है। क्लियर है? तो ये जो नाम ब्रांड का आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो किसी को एक्वायर करते समय, वो एक्स्ट्रा पैसा जो बुक्स में है ही नहीं बट आपको पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड, वो होता है गुडविल। क्लियर है? तो जब आप किसी को खरीदते हो और गुडविल के लिए आप जब पैसा दे रहे हो, तब वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। अगर आपने खुद अपना नाम बनाया हुआ है तो गुडविल आपके बुक्स में नहीं दिखती, क्योंकि गुडविल बनाने के लिए कुछ किया नहीं जाता। हम तो काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, काफी लोग कहते हैं सर आपका बहुत नाम है, पर आप मेरे बुक्स में देखोगे गुडविल नहीं दिखेगी, क्योंकि वो नाम बनाने के लिए मैंने कोई पैसे दिए हैं क्या? अवार्ड खरीदने टाइप थोड़ी है कि मैंने पैसे दिए हैं, 50,000 रुपये दिए और मेरा नाम बन गया, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो मेरे डे टू डे काम से आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उससे मेरा नाम अपने आप बन रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्योंकि अपने आप बनता है तो बुक्स में नहीं दिखता, पर जब मैं अपना नाम किसी को बेचूंगा तो जो खरीद रहा है, जो अलग से गुडविल का पैसा दे रहा है, नाम का पैसा दे के खरीद रहा है, तो वो रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? धीरे धीरे आगे मैं आपको और बताऊंगा इसमें, ठीक है? इतना भी आपको पता होना चाहिए भाई गुडविल क्या होती है। क्लियर है? फिर है ट्रेडमार्क, ये भी आप लोग ही करते हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो, बराबर। हर बिजनेस में कोई एक यूनिक चीज़ होती है, उसका डिज़ाइन, उसका फॉर्मूला, उसका जो भी है शेप, उसका डिज़ाइन, उसका कलर, उसका कोई ये है, तो ये आप पेटेंट कराते हो। ठीक है? ट्रेडमार्क पेटेंट लगभग सेम है, नाम या फिर आप रजिस्टर कराते हो, नाम रजिस्टर करते हैं लोग। ठीक है? नाम, लोगो, डिज़ाइन, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, तो ये सब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब पूरा जो आप पढ़ते हो, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसको कहते हैं, पूरा सब्जेक्ट है आपको, पूरा सब्जेक्ट है आपको, आप ही लोग ये सब रजिस्टर करवा के देते हो, तो लॉ में आप बहुत डिटेल में आप ये पढ़ोगे। ठीक है? ये सारी चीजें इनटेंजिबल होती है। अगर सपोज मेरी बुक मैंने कॉपीराइट कराई है, अब कॉपीराइट दिखता थोड़ी है भाई, कॉपीराइट सिर्फ क्या है भाई, कोई वो कॉपी नहीं कर सकता, ये मेरे पास राइट है कि मैं रोक सकूं किसी को भी जो मेरी बुक को कॉपी करके बेच रहा है, कमा रहा है, तो वो रोकने का राइट है। कि ये सारे राइट्स होते हैं, किसी को भी रोकने का राइट मिलता है आपको, तो ये इंटेंजिबल होता है। ये सारी इंटेंजिबल चीजें होती है। ठीक है? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स, पूरी कैटेगरी का ही नाम है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसमें आप लिख सकते हो सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स भी इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है? तो वो भी इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है? तो ये सब रियल अकाउंट्स हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। फिर थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? मोस्टली इसमें क्या आएगा? एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम और गेन्स। ठीक है? सारे जो हम पढ़ चुके हैं, देखो सैलरी, वेजेस। ठीक है? वेजेस भी सैलरीज होती है, वो सिर्फ मैनुअल काम के लिए होती है। फैक्ट्रीज में जैसे होता है ना, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनको जो आप देते हो ना, वो वेजेस कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसमें जो आप पे करते हो उसको वेजेस कहते हैं, जो पर आवर, पर यूनिट भी हो सकता है। और जो ऑफिसेस में काम करते हैं, डे टू डे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल काम करते हैं, उनको सैलरी कहते हैं। ठीक है? तो हल्का सा फर्क है, काम के हिसाब से सैलरी वेजेस कहा जाता है। रेंट एंड रेट्स। ठीक है? रेंट तो पता ही है आपको, भाड़ा। रेट्स होता है कि जो रेंट पे टैक्स लगता है, लोकल बॉडी टैक्सेस होते हैं जो बिल्डिंग्स पे लगते हैं, या जो रेंट पे भी टैक्सेस लगते हैं, उसको कहते हैं रेट्स, रेंट एंड रेट्स। फिर है ट्रैवलिंग। ठीक है? एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है। कमीशन क्या होता है भाई? अगर आप किसी को कुछ बेच के दे रहे हो, अगर आप किसी को बेच के दे रहे हो तो आप कमीशन कमाते हो। अगर आपको कोई आपका प्रोडक्ट बेच के दे रहा है तो आपका खर्चा होगा, तो कमीशन बोथ वेज होता है। आप बेचने का ये बेनिफिट दे रहे हो तो कमीशन आपको मिलेगी, आपका कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस आपको वो दे रहा है, तो आपको कमीशन पे करनी होगी। तो कमीशन कैन बी बोथ वेज। ठीक है? रिसीव्ड है तो इनकम है, पेड है तो एक्सपेंस है। लॉस बाय फायर,
ठीक है, ये लॉस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स धीरे धीरे आने वाले। ठीक है, तो घाई गड़बड़ नहीं करना है। चलो, अब ये मैंने कुछ ऐसा खुद बना के दिया है आपको। ठीक है, सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए, इस हिसाब से मैंने आपको बना के दिए। ठीक है, एक इस तरह का टिपिकल प्रॉफिट लॉस दिखता है, कंपनीज का नहीं है ये। ठीक है, कंपनीज का फॉर्मेट अलग है, कंपनीज के बारे में अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, हम इन जनरल पढ़ रहे हैं। इन जनरल जो बिजनेस होते हैं उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। कंपनी का जो पर्टिकुलर आपको पढ़ना है वो सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड चैप्टर से हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जनरल है। तो सेल्स है भाई, सेल्स क्या है भाई, मेरी इनकम है। ठीक है, जो भी है, मैं गुड्स बेच रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो ये मेरी इनकम है। इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। कुछ कुछ आइटम अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो धीरे धीरे ही आपको समझेंगे। ठीक है, तो घाई मत करना, एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ। सेल्स मेरी कमाई है, नॉमिनल अकाउंट। परचेस मेरा खर्चा है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। फिर ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, ठीक है, सैलरी पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, लीगल फी, ट्रैवलिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ऑफिस एक्सपेंस, चाय पानी नाश्ता, रिफ्रेशमेंट भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट पेड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप भरते हो, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, ये आपका लॉस है। ठीक है, अकाउंटिंग चार्जेस, अकाउंटेंट को जो आप चार्जेस देते हो, बैड डेट्स, ये हम पढ़ेंगे, ये भी एक लॉस होता है, डेप्रीसिएशन भी एक लॉस होता है। ठीक है, तो सारे ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं। एक्सपेंस हो या लॉस हो क्या फर्क पड़ता है, कैटेगरी कौन सी आएगी, नॉमिनल अकाउंट। तो साइंस वालों के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। फिर इनकम साइड चलते हैं कि भाई डिस्काउंट आपको मिला है, परचेसिंग पे डिस्काउंट मिलता है, सेलिंग पे आप डिस्काउंट देते हो। ठीक है, बोथ वेज होता है। तो रिसीव हुआ है तो ये आपका गेन आएगा, गेन आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ये आपकी इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, ये सब आएंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सब नॉमिनल नॉमिनली आपको मोस्टली दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकलता ही कहां से, इनकम एक्सपेंस से ही निकलता है ना। तो इसलिए मोस्ट सारे अकाउंट्स ऑलमोस्ट नॉमिनली होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फिर आप बैलेंस शीट देखोगे टिपिकल, तो एसेट्स आते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स सारे रियल अकाउंट ही होते हैं। ठीक है, गुडविल, पेटेंट, तो ये इनटेंजिबल है लेकिन एसेट है तो रियल अकाउंट आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कुछ टेंजिबल है, कुछ इनटेंजिबल है, पर है प्रॉपर्टीज, एसेट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। फिर कुछ इंसान भी आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, सारे एसेट्स रियल अकाउंट नहीं होते। ठीक है, जैसे एग्जांपल डेटर, डेटर हमारा एसेट है, पैसा मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है, डेटर है, हमारा एसेट है। कस्टमर है हमारा, जिनसे हमको पैसा मिलना बाकी है, पर ये इंसान है, इंसान को बेचा है ना, समझ रहे हो, तो ये पर्सनल आएगा। तो ये एसेट है लेकिन रियल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया है और अब आपको उसका पैसा वापस आना बाकी है, तो ये हमारा एसेट है। ये भी, लेकिन लोन किसको दिया है, किसको लोन देते हैं, इंसान को ही, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, एसेट है लेकिन पर्सनल है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, ये मैंने स्प्लिट किया था, प्रिंट में आया नहीं बरोबर। कैश अलग होता है, बैंक अलग होता है। ठीक है, कैश रियल होता है, मैं आपको बता चुका हूं, नॉन लिविंग थिंग है, रिसोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हो। बट बैंक जो है वो पर्सनल आता है। ठीक है, स्प्लिट कर दो, पर्सनल अकाउंट है बैंक। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी होती है। तो हमारा पैसा जो बैंक के पास पड़ा है वो बैंक से हमको वापस कभी भी मिल सकता है, हम ले सकते हैं, मिलना बाकी है, तो पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, फिर है ये आप पढ़ोगे आगे, बिल रिसेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने शायद पढ़ा होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से अगर आपको पैसा मिलना बाकी है, ठीक है, तो वो आपका है रियल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये बिल है, बिल बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंट, एक कागज बनता है, तो वो कागज की वैल्यू होती है। भले पैसे मिलते इंसान से ही है, बट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बिना इंस्ट्रूमेंट दिखाए आप पैसे नहीं देते हो, और वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो ट्रांसफर भी हो सकता है, समझ रहे हो, इसीलिए वो रियल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है उसमें। फिर है स्टॉक, जो आप बेचते हो, जो भी चीज आप बेचने के लिए खरीदते हो वो आपका स्टॉक है। तो जो भी आपका बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर आपका स्टॉक हो गया। शू का बिजनेस है, शू की ट्रेडिंग करते हो आप, तो शू आपका स्टॉक हो जाएगा। कोई भी चीज आप खरीदने के लिए बेचते हो, बेचने के लिए खरीदते हो, तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक। ठीक है,
और फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ठीक है, नाम में ही मीनिंग है कि खर्चा हुआ नहीं है, आपको बेनिफिट मिला नहीं है, आपने एडवांस में पैसा दिया है। तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, अगले साल का सैलरी का पैसा मैंने पहले ही दे दिया। पैसे देने से खर्चा नहीं होता है, अक्रूवल, इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, एसेट, कि भले मैंने आने वाले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है पर इससे मेरा खर्चा नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को अभी तक बेनिफिट ही नहीं मिला। वो जो 3 महीने का पैसे मैंने दिया है वो तो अगले साल में आता है, अगले साल मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो एक खर्चा अगले साल का है, तो उसको मैं आज जब पे कर रहा हूं तो उसको मैं खर्चा नहीं मान सकता, वो मेरा एसेट होगा क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कैटेगरी का नाम है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे नाम इसके अंदर आते हैं। ये सारे क्या है, पेमेंट्स हैं जिनका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसको हम आज एसेट दिखाएंगे और जब इसका बेनिफिट मिल जाएगा उस साल में इसको खर्चा मान लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर एंट्री पास होती है, सब आगे धीरे धीरे आप पढ़ोगे। क्लियर है? तो ये भी इंसान को रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड सैलरी है तो इंसान को पैसे दिए, प्रीपेड रेंट तो इंसान को पैसे दिए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है? फिर आते हैं लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटीज में लगभग आप देखोगे सब पर्सनल है। ठीक है, सब पर्सनल है क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपको पैसा देना बाकी है। पैसा किसको दोगे भाई? इंसान को ही दोगे। एसेट को कैसे पैसे दोगे? बिल्डिंग को पैसे देने, अरे बिल्डिंग को थोड़ी पैसे देते हैं भाई, इंसान ही होगा। समझ रहे हो? तो लाइबिलिटी मतलब क्या है, आपको पैसे देने बाकी है। अब पैसे क्यों देना बाकी है? या तो आपने पैसे लिए थे, पहले लिए थे तो पैसे ही वापस करोगे ना, फिर आपने सर्विसेज लिए थे, गुड्स लिए थे, कोई ना कोई चीज, सर्विस गुड्स लिए होंगे, बेनिफिट्स लिए होंगे, तो उसका पैसा देना है। तो सब इंसान है। ठीक है, सारे के सारे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, कुछ नाम एक्चुअली ये कंपनी के हैं जो अभी आपको नहीं समझेंगे तो इग्नोर करो। ठीक है, ये सब आपको अभी नहीं समझेगा, ये सब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेनली क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है, ओनर। ओनर कौन है? इंसान। फिर लोन एक कैटेगरी आती है, लोन लिया आपने, लोन मतलब पैसे यूज करने के लिए लिए और कुछ समय बाद आप पैसे लौटा दोगे, तो पैसे क्योंकि लौटाने हैं और वो इंसान है तो हम उसको भी पर्सनल अकाउंट मानेंगे। सेम बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है तो बैंक भी इंसान ही है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, परचेसिंग की है, तो इंसान है वो भी, सप्लायर कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग ये, आउटस्टैंडिंग वो, तो ये पूरी कैटेगरी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है, और ये भी कुछ कुछ नाम है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो बेसिक इतना आपको अभी पता होना चाहिए। ठीक है, उतने पे ही फोकस करो। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी चीजें सेकंड थर्ड चैप्टर में आगे आने वाली है, फोर्थ चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। ठीक है, जो जो मैं कट कर रहा हूं वो अभी आपको ध्यान नहीं देना है, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ये सब भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको अभी नहीं समझेगा। ठीक है, जितना समझेगा उतना मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे बाकी हम कवर अप कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको, ये मैं जर्नलाइजिंग का बता रहा हूं, ये जर्नलाइजिंग का हम जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग फेज स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें शायद स्टेप्स दी हुई है, नहीं दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग फेज आपको समझा रहा हूं। हम पहला फेज स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है, कहाँ पे? जर्नल में, जर्नल बुक। ठीक है, जर्नल में जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, अब काय की एंट्री पास की जा रही है? ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होगा। पहला होता है अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, कि समझो कि हो क्या रहा है। अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन में आपने क्या किया, जैसे परचेस किया, सेल किया, बेनिफिट्स लिए, पैसे लिए, क्या हुआ, क्या उस ट्रांजैक्शन में, पहले आप समझ लो ट्रांजैक्शन को। और फिर है आइडेंटिफाई द टू इफेक्ट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट होता है ना, तो ये जो दो इफेक्ट हैं, मतलब दो अकाउंट होंगे जो अफेक्ट होते हैं हर ट्रांजैक्शन से। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से दो अकाउंट हैं अल्टीमेटली जिन पे फर्क पड़ा है, जिन जो फाइनेंशियली अफेक्ट हुए, वो दो इफेक्ट को आइडेंटिफाई करो,
उसके नाम आइडेंटिफाई करो और फिर उसको आप क्लासीफाई करो, जो अभी हमने पढ़ा, क्लासीफाई द अकाउंट्स इन रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक है, कैटेगरी में आप उसको क्लासीफाई कर लो। प्रॉपर्टी या एसेट होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। इंसान है कोई भी टाइप का, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। इनकम, एक्सपेंस, गेन या लॉस होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, आप कैटेगराइज करो, क्लासीफाई करो और फिर आता है फोर्थ स्टेप, अप्लाई द गोल्डन रूल्स। ठीक है, ये जो टाइप है अकाउंट्स के, इनके गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं। अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और जैसे ही आपको गोल्डन रूल आप अप्लाई करोगे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। पास द जर्नल एंट्री। तो आइए देखते हैं फोर्थ स्टेप, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान दो। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि डेबिट क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, दो इफेक्ट होते हैं ना, हमको अल्टीमेटली वो दो इफेक्ट पहचानने। ठीक है, वो दो मैजिकल वर्ड्स आपको पहचानने कि डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। ठीक है, तो वो कैसे टाइप वाइज रूल्स हैं वो आपको समझना है। व्हेन वन आइडेंटिफाइज द अकाउंट दैट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय ट्रांजैक्शन एंड द टाइप ऑफ दैट अकाउंट। ठीक है, आपने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसका टाइप भी आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासीफाई कर लिया उसको। The next step is to apply the rules to decide whether the accounting treatment is to be debited or credited for that account. ठीक है, उस अकाउंट को डेबिट करना है, उस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गोल्डन रूल को अप्लाई करना है। कैसे करते हैं वही अभी मैं आपको बताऊंगा। द गोल्डन रूल विल गाइड वेदर द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। दीज रूल्स आर शोन बिलो। ठीक है, सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अगर कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है या आपसे रिसीव कर रहा है। इंसान से गिव एंड टेक होता है ना, समझ रहे हो? इंसान को नहीं खरीद सकते, इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, इंसान से लिया या दिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या लिया या दिया जा सकता है भाई, लंबी लिस्ट है। कैश, कैश का लेन देन हो सकता है, गुड्स का लेन देन हो सकता है, एसेट्स का लेन देन हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स का भी लेन देन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें ले या दे आप रहे होते हो बिजनेस के दौरान। तो रूल है कि अगर कोई इंसान आपसे रिसीव कर रहा है, आप नहीं, सामने वाले पर्सन के हिसाब से सोचना है कि जो अकाउंट है अगर वो रिसीव कर रहा है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर। कोई भी इंसान अगर उस ट्रांजैक्शन में रिसीव कर रहा है तो उसको मैं डेबिट करूंगा। अगर कोई इंसान उस ट्रांजैक्शन में दे रहा है, बेनिफिट्स, कैश, स्टॉक, एसेट, कोई भी चीज दे रहा है, तो वो गिवर है और उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, साथ साथ में बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इंसान रिसीव कर रहा है कोई ट्रांजैक्शन में, उसको डेबिट करेंगे, इंसान अगर दे रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, सिंपल रूल है। फिर है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है भाई, एसेट्स। अब एसेट से लेन देन नहीं होता, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है इसलिए क्या होता है, उसको खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, आप उसको परचेस या सेल करते हो। ठीक है, हम उसको बाय या सेल करते हैं। ठीक है, मतलब वो एसेट या तो आ रहा है या तो जा रहा है। बाय करोगे तो आएगा, उसकी ओनरशिप आपको मिलेगी, उसकी पोजेशन आपको मिलेगी, और अगर आप बेच रहे हो तो उसकी ओनरशिप जाएगी। ओनरशिप आपको देखना है। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, आपको अगर एसेट का ओनरशिप मिल रहा है, पोजेशन नहीं है, ओनरशिप। अगर आप किसी एसेट के ओनर बन रहे हो क्योंकि आपने उसको खरीद लिया है तो आप उसको डेबिट करोगे। ट्रांजैक्शन के तहत अगर कोई एसेट आपको मिल रहा है, ओनर आप उसके बन रहे हो, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और अगर ट्रांजैक्शन में अगर कोई आप एसेट बेच रहे हो, वो जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्या आ या जा रहा है, ओनरशिप। सिर्फ पोजेशन नहीं, सिर्फ पोजेशन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ पोजेशन मतलब सपोज कि मैं मेरे भाई की गाड़ी लेके आ गया। ठीक है, मेरे भाई के पास मर्सिडीज गाड़ी है 80 लाख रुपए की। तो मैंने उसको बोला यार मैं चला के देखता हूँ एक दिन, और मैं वो चला चला के ऑफिस लेके आ गया, और फिर मैंने देखा अरे डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या मैं उसको डेबिट व्हाट कम्स इन कर लूँ? क्या वो कार अगर मेरे प्रीमाइसेस में आ गई है, मैं उसको चला रहा हूँ, तो क्या वो मेरी हो गई? पोजेशन मेरे पास ही है, गाड़ी की चाबी मेरे पास ही है, पर क्या मैं उसको डेबिट कर सकता हूँ डेबिट व्हाट कम्स इन बोल के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उसके ओनर हो ही नहीं।
वो तो आपकी गाड़ी है ही नहीं, वो तो किसी और की गाड़ी है जो आप चला रहे हो, तो उसको डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसका सिर्फ पोजेशन है। सिर्फ पोजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शुड हैव द ओनरशिप ऑफ इट। ठीक है, तो ओनरशिप अगर आपके पास आ रही है जो खरीदने के बाद ही आती है, तब ये इफेक्ट आपको देना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्लियर है? और फिर है नॉमिनल अकाउंट, सारे इनकम एक्सपेंस आते हैं, तो इसमें तो सीधा सीधा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट करो, इनकम या गेन है तो क्रेडिट कर दो। सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सोचना ही है। एक्सपेंस लॉस है डेबिट करो, क्रेडिट और इनकम या गेन है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर है? तो ये आपको अप्लाई करना है, इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है। तो जैसे आपको ट्रांजैक्शन समझा हुआ है कि उसमें हो क्या रहा है, उसमें अकाउंट क्या इन्वॉल्व है आपको पता है, वो अकाउंट के क्या टाइप्स हैं वो पता है, तो आप ये रूल बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करके आपको पता चल जाएगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, जो आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद सीधे जर्नल एंट्री पास हो जाती है। क्लियर है? तो ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? तो ये यहां तक है, आप ये लिख लो, पहले ये लिख लो, ये लिखा हुआ नहीं है, लिख लो फटाफट। ये स्टेप्स हैं जर्नलाइजिंग के। ठीक है, जर्नल एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, और ये सारे स्टेप्स अब मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर आप साइंस वाले हो या अगर आप ये सब आपने इस तरह से कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है और आप उत्सुक हो कि यार ये कैसे किया जाएगा, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो हमको कभी बताया ही नहीं है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ सैम्पल ट्रांजैक्शंस आपको बताऊंगा और उसको ये सारे पाँच स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ यही करने वाले हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं हम ये पढ़ेंगे, और हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो जर्नल ये अब मैं नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मेट वॉर्मेट बता दूंगा, एलिमेंट्स वगैरह बता दूंगा, और 10-15 जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं उनकी मैं नेक्स्ट पार्ट में एंट्री बताऊंगा। ठीक है, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, और रिकॉर्डिंग फेज हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से एक बार 5 मिनट आप पढ़ लेना जो भी आज मैंने पढ़ाया है। वैसे भी नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा, बट स्टिल सेल्फ स्टडी का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। खुद से जब आप चीज़ें प्रोसेस करते हो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, वो मेमोरी में आपके स्टोर होते जाता है। तो एक साइंस वाला बच्चा है तो भैया थोड़ा पढ़ लेना, 10-15 मिनट पढ़ लेना, सारे अकाउंट्स के नाम टाइप्स थोड़े से देख लेना। और कल मैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइप ऑफ अकाउंट्स और अच्छे से बताऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और अच्छे से रिवाइज कर दूंगा, कुछ और थोड़े से नाम बता दूंगा, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क भी दूंगा मैं इसमें। यस, कुछ ना कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा कि ये आइडेंटिफाई करो, ये करो, वो करो, थोड़े से होमवर्क भी दूंगा और विथ आंसर दूंगा, ताकि आप मेरे ऊपर डिपेंड न रहो, पर आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एटलीस्ट साइंस वाले या जो कॉमर्स वाले जो सब भूल गए हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कल मैं टाइप ऑफ अकाउंट और अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, और कल मैं जर्नल एंट्री भी स्टार्ट करवा दूंगा, और मैं कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके आंसर भी मैं दूंगा, ताकि आप क्रॉस चेक करके तभी आपको पता चल जाए सही है कि गलत है। और अगर आपको कुछ डाउट है उसमें, आप व्हाट्सएप पे तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।